तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ब्रूनर, बंडूरा एंड फ्रूड, सिगमंड फ्राइड, जिसका आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये है ब्रूनर। ब्रूनर ने सन 1960 में 1960 के अंतर्गत, सबसे पहली बात तो ये 1960 ईस्वी में ब्रूनर ने क्या किया था, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नाम से इनकी एक बुक थी, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इस बुक में उन्होंने जो संज्ञानात्मक जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी वो अपनी प्रोपाउंड की थी। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी में जैसा, हालांकि कल मैंने आपको जो बताया था वो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, लेकिन यहाँ इन्होंने अपनी अलग सी थ्योरी दी है, हम उसकी बात करेंगे। इसको ब्रूनर का समाहार का सिद्धांत भी कहते हैं। पहले आपको बात याद रखनी है, समाहार का सिद्धांत। ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है, ब्रूनर का समाहार का सिद्धांत किसे कहेंगे, तो ब्रूनर का समाहार का सिद्धांत वही है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ब्रूनर की। इसको संरचनावाद या संरचनात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है, संरचनात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, समाहार का सिद्धांत और संरचनात्मक सिद्धांत। ये दोनों की दोनों थ्योरीज जो हैं वो ब्रूनर ने ही दी थी। ठीक है, ब्रूनर एक्चुअल में चाहता क्या था, ब्रूनर ने ये कहा कि जब भी कोई छोटा बच्चा होता है उसमें मानसिक क्रियाएं कैसी होती हैं, वो एक्चुअल में ब्रूनर इसी को जानना चाहता था कि मेंटल जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती हैं। और शिशुअवस्था और स्पेशली जो बाल्यावस्था जो है, इन दोनों के अंतर्गत कोई बच्चे के अंदर मानसिक चिंतन कैसे होता है, इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब जानने के लिए ब्रूनर ने अपना ये सिद्धांत प्रोपाउंड किया था, समाहार या संरचना या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, इसमें ब्रूनर ने क्या कहा कि देखो, संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर जो होता है, उस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ लेते हो तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, ब्रूनर ने सेम ऐसे ही बोला कि यदि हम बच्चे को कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको उसका स्ट्रक्चर सिखा दीजिए। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को आपने स्ट्रक्चर बता दिया तो बच्चा आसानी से सभी चीज़ों को याद कर लेगा। ये ब्रूनर की स्टेटमेंट रही है। ठीक है, और बच्चों ने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, जो अपने अंदर, उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो मेंटली रूप से हमें बताता है। उसके आधार पे ब्रूनर ने 3 चीज़ें हमें बताई हैं। वो 3 जो वर्ड है, 3 आप इसके टाइप्स मान सकते हो, वो 3 टाइप्स में आपको बता देता हूँ। जो 3 टाइप्स हैं, सबसे पहला है इनएक्टिव, सेकेंड वन है आइकॉनिक, एंड थर्ड वन है आपका सिंबॉलिक। इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक, ये तीनों की तीनों चीज़ें बताई हैं किसने, ब्रूनर ने अपने समाहार या संरचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। जो आइकॉनिक है इसको ब्रूनर ने नाम दिया है दृश्य प्रतिमा सिद्धांत। हिंदी में इसको दृश्य प्रतिमा बोलेंगे हम, दृश्य प्रतिमा। ठीक है, सॉरी, ये आइकॉनिक को बोला है इन्होंने दृश्य प्रतिमा का। इनएक्टिव जो है, इनएक्टिव को हम बोलते हैं एक्टिव, सक्रियता हिंदी में, ये सक्रियता वाली चीज़ें कहलाएंगी। और सिंबॉलिक जैसे सिंबल्स के रूप में या फिर संकेत के रूप में आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स बताए हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। अभी मैं आपको सामने लैपटॉप रखा है मेरे, और उसमें मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से समझना और देखना कि मैं क्या कहने करूँ। आप आसानी से भी इसको समझ जाओ। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको एक बार। ये दिख रहा है आपको, पहली स्टेज देखिए, इनएक्टिव दिख रही है, लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन, यानी सक्रिय है कोई बच्चा, वो बच्चा स्वयं उस चीज को पकड़ के देख के फिर सीख रहा है। लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन, उसी को हमने इनएक्टिव स्टेज बोला है। सेकंड स्टेज है आइकॉनिक, लर्न थ्रू इमेजेस और आइकन्स। देखो, 2 बच्चे फोटो देख देख के बोल रहे हैं, यानी लुक एट पिक्चर्स, लिखा भी है इसमें सामने, लुक एट पिक्चर्स। तो आइकॉनिक के अंदर हम दृश्य प्रतिमा, जो फोटो हमारे सामने दिख रही है, उससे हम सीख रहे हैं। और जो थर्ड स्टेज है वो आप देखिए सिंबॉलिक, लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, फॉर एग्जांपल रीड फॉर रिसर्च, यानी संकेतों के थ्रू हम पढ़ रहे हैं। ऐसे हम चीज़ों को सीखते हैं ब्रूनर के अकॉर्डिंग। ब्रूनर ने इन 3 चीज़ों पे जोर दिया है। ठीक है, तो इन तीनों को आप ध्यान से देख लीजिए दोबारा, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव के अंदर हम क्या करेंगे, स्वयं करके, या देखो जो छोटा बच्चा है वो बुक के साथ खेल रहा है, वो कर रहा है, यानी एक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आइकॉनिक के अंदर क्या है, जो फोटो सामने दिख रही है उन फोटो को देखकर, या आइकन्स जो बने हैं, जैसे आप क्या करते हैं, हमारा जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे आइकन्स नहीं बने होते सामने डेस्कटॉप के ऊपर, तो वही चीज़ें इसमें दिख रखी हैं। और तीसरा है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक यानी सिंबल्स जो होते हैं उसमें काम करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों स्टेजेस, तीनों जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। अब आप इसमें नोट करने वाली चीज़ें क्या है,
जैसे मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आइकॉनिक जो सॉरी सबसे पहले जो आइकॉनिक मॉडल है, जो दृश्य प्रतिमा जो मेथड है, इसमें एजेस पूछी जाती हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी स्टेज है जो 0 से 18 मंथ तक चलती है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। एक होती है 18 से 24 मंथ्स, ठीक है, 24 मंथ का मतलब क्या होगा, 2 साल। और तीसरी होती है 2 से 2 to 7 ईयर्स, 2 से 7 साल। तो जब 0 से 18 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे इनएक्टिव मोड हो गया। 0 से 18 के अंदर हम इनएक्टिव मोड बोलेंगे, ठीक है। जब 18 से 24 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दृश्य प्रतिमा यानी आइकॉनिक। और तीसरा कौन सा बचा, 2 से 7 वर्ष, दैट इज सिंबॉलिक। इसको ऐसे याद रखना है। अब आप खुद देख लीजिए कि 0 से 18 जो मंथ्स का जो बेबी होता है वो इनएक्टिव यानी कैसे सीखता है, खेल कर, पकड़ कर चीज़ों को, ठीक है। जैसा आप अगर आपको ध्यान हो, सबसे पहली स्टेज जो प्याजे ने क्या बताई थी कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या करता है, संवेदी पेशी क्रियाओं के द्वारा सीखता है। तो वही चीज़ें इसमें है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 18 से 24 महीने का इन्होंने बताया है आइकॉनिक, यानी हम चीज़ों को देख कर सीखेंगे। और 2 से 7 साल का जो बच्चा है वो यहाँ पे सिंबॉलिक के रूप में सीख रहा है, यानी चीज़ें उसके सामने रखी गई हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ पता क्या, इसमें 3 थ्योरी, 3 आप स्कूल की बात कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट किसने दी थी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। संज्ञानात्मक कोग्निटिज्म, और तीसरा है बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। अब आपको ये तीनों जो स्कूल हैं या तीनों जो संप्रदाय हैं, गेस्टाल्ट, कोग्निटिज्म और बिहेवियरिज्म, इन तीनों को इन तीनों से मैच करना है। आप बता सकते हो कौन सा किसके थ्रू होगा, ये आपको अच्छे से बताना है। इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो, एक इसमें जो है वो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। अब कौन सा गेस्टाल्टवाद से है, कौन सा व्यवहारवाद से और कौन संज्ञानात्मक से है, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। दृश्य प्रतिमा विधि जो है, दृश्य प्रतिमा विधि यानी कि 18 से 24 महीने वाली जो है आइकॉनिक मोड जो है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये सबसे पहले किससे जुड़ी होगी, ये आपको बताना है। दृश्य प्रतिमा विधि आइकॉनिक जो है 18 से 24 में, इसकी बात करूँगा पहले। ये जुड़ी है इससे यानी गेस्टाल्टवाद से, ठीक है। दूसरी क्या है, इनएक्टिव यानी कार्य करके हम कर रहे हैं। अब आप इसमें से खुद बता सकते हैं मुझे किस में कार्य हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, अपने आप इसको आप मैच कर पाओगे। नहीं, जो प्याजे का संज्ञानात्मक विधान, जो विकास का सिद्धांत था, वो सांकेतिक मेथड के रूप में काम कर रहा है, यानी वो सिंबॉलिक रूप में इसमें काम कर रहा है। और यहाँ पे देखो इनएक्टिव है, यानी इनएक्टिव का मतलब क्या है, कार्य कर रहा है। तो ये वाली जो स्टेज है ये आपकी बिहेवियरिज्म से संबंधित है। तो इस तरह ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि ब्रूनर के समाहार सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से जो आइकॉनिक जो स्टेज है वो किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, वो गेस्टाल्ट से है, कॉग्निटिज्म से है, या बिहेवियरिज्म से, या नन ऑफ दीज, या ऑल ऑफ दीज, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, 0 अगर मैं इनएक्टिव की बात करूंगा तो वो बिहेवियरिज्म से है, अगर मैं आइकॉनिक की बात करूंगा तो वो गेस्टाल्ट थ्योरी से है, और अगर मैं सिंबॉलिक की बात करता हूँ तो वो कॉग्निटिज्म से है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिंपल सी थ्योरी दी है ब्रूनर ने। मेन चीज़ इसमें ये है, पता क्या, कि ये जो थ्योरीज है ये हम जब लर्निंग वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं या फिर हम बच्चों को लर्निंग करवाते हैं तो रीइंफोर्समेंट जो होता है, पुनर्बलन जो होता है, उसमें सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है। अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो अधिगम में किस तरह, अधिगम में या अधिगम से किस तरह रिलेटेड है, तो आपको आंसर देना है अपना कि भाई ये अधिगम के अंदर पुनर्बलन का है, जो है रीइंफोर्समेंट जो हम देते हैं, वो चाहे वो दंड के रूप में हो, चाहे वो पुरस्कार के रूप में हो, किसी भी रूप में, वो हम इसी के थ्रू देंगे, ठीक है। एक चीज़ और, इसी को है ना अन्वेषणात्मक या क्या बोलते हैं, खोज सिद्धांत भी कहा गया है एक तरह से। आपको याद रखना है इसी को कि अन्वेषणात्मक सिद्धांत जो खोजा गया है, जो कहा गया है, वो किसको कहा गया है, वो ब्रूनर वाली थ्योरीज को ही कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से याद रखना है। ये सबसे पहली थ्योरी थी इसी की में, ठीक है। तो आपको मेन चीज़ याद क्या रखनी है, ब्रूनर ने 3 स्टेज बताई हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। सबसे पहले इनएक्टिव आती है, फिर आइकॉनिक आती है, फिर सिंबॉलिक आती है। इनएक्टिव जो स्टेज है इसमें देखो कार्य है, काम हो रहा है, यानी व्यवहार वहाँ पे हो रहा है, तो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। 18 to 24 मंथ्स जो है वो आइकॉनिक है, और जो आइकॉनिक होगी वो एकदम से मतलब वो गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्ट का मतलब क्या था पता आपको, कि संपूर्ण समग्र आकृति जो थी वो वाली चीज़ कही गई थी। और 2 to 7 ईयर्स जो सिंबॉलिक थी
वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करती थी, वो कॉग्निटिज्म, यानी यहाँ पे संज्ञान के रूप में बात कर रहे हैं। क्यों संज्ञान के आगे देखो, सिंबॉलिक में अगर मैं रिसर्च की बात करूँ तो आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जो कि कॉग्निटिज्म वही बोल रहा है सिर्फ, ठीक है। तो ये इस तरह थ्योरी कंप्लीटली आती है ब्रूनर की। तो ब्रूनर की थ्योरी को आप बुक्स में अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्लियरली हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बस आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना था। ब्रूनर ने कहा कि भी कोई चीज़ की संरचना अगर हम बच्चे को सिखाते हैं बिना कंसेप्ट के, आप उसको नॉलेज दोगे वो सीखेगा नहीं, अच्छे से नहीं सीख पाएगा। सो बेटर ये है स्ट्रक्चर बना के हम बच्चे को सिखाएं, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, आप देखना। अगर मुझे मान लो छोटे बच्चों को ये बताना कि बेटा हवाई जहाज ऐसे होता है, तो वो कैसे सिखाऊंगा मैं उसको। अब मैंने क्या किया, ये वाली चीज़ उसके सामने रखी। जब बच्चा इसके साथ खेलेगा, इसको पकड़ के देखेगा, इसको देखता भी, हाँ इसके टायर भी हैं, इसके ऐसे पंख भी फैले हुए हैं, ये वाली चीज़ें उसकी इनेक्टिव मोड में आती हैं, ठीक है। एंड इनेक्टिव मतलब उसको पकड़ रहा है, वो इसको टच करके देख रहा है कैसा होता है ये, ठीक है, इसको इनेक्टिव बोला है। 18 to 24 मंथ्स की जो स्टेज है वो आइकॉनिक स्टेज कहलाएगी। आइकॉनिक स्टेज के अंदर उसने क्या देखा कि आइकॉनिक स्टेज में उसने इसकी फोटो देखी। मान लो मैंने इसकी फोटो दिखाई उसको, या फिर इसको एज इट इज उसको दिखाया, या फोन में उसकी फोटो दिखाता हूँ मैं, या प्रिंटेड फोटो दिखाता हूँ, तो उसको कहता हूँ कि ये ऐसे हवाई जहाज होता है, एरोप्लेन होता है, तो बच्चा इसको सीखता है। और जब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, पूरे नॉलेज ग्रहण करते हैं, तो उसको हमने बोला है कौन सी स्टेज, सबसे थर्ड, दैट इज सिंबॉलिक स्टेज। फाइन। तो इस तरह आप कोई भी एग्जांपल इसमें उठा सकते हो, जरूरी नहीं मैंने ये एग्जांपल वैसे ही उठाया, आप कोई भी एग्जांपल इसमें मान लो, बस बात ये है कि आपको समझना है कैसे न कैसे करके टॉपिक, तो आप उसे किसी भी तरह से समझ सकते हो। फाइन, ये हुई ब्रूनर की थ्योरी। अब मैं बात करता हूँ आज की अपनी दूसरी जो थ्योरी है वो है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा जो है, इसने जो थ्योरी दी थी वो कौन सी थ्योरी दी थी? अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था सामाजिक, एक वर्ड आपको याद रखना है बस, सामाजिक अधिगम, या इसका दूसरा नाम है प्रक्षेपणात्मक अधिगम। देखो, बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम या प्रक्षेपणात्मक अधिगम के बारे में कहा है कम्प्लीटली। बंडूरा का ये मानना था कि हम बच्चे को जो भी चीज़ें सिखाते हैं, या बच्चा कोई भी चीज़ें सीखता है, वो कम्प्लीटली अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखता है, ठीक है। तो बंडूरा ने स्पेशली ये कहना चाहा कि आप देखो, हम बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो वो क्या करता है, इमिटेशन करता है, अनुकरण करेगा। और इमिटेशन जब बच्चा करता है तो इसका मतलब वो चीज़ें हमसे सीख रहा है, हमको फॉलो कर रहा है। और ऐसे ही बच्चा क्या करता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने आसपास के जो पास पड़ोस हैं, उनमें जो लोग हैं, उनसे जो भी चीज़ें उसको सीखने को मिलती है वो उन्हीं को सीखता है, और हमें वो चीज़ें अपने व्यवहार में वो लेके आता है, ठीक है। तो यानी सीधी सी उसने एक बात कही भी, कोई भी बच्चा होगा वो देख कर या पीछा कर कर, यहाँ पे देखना और पीछा करने का मतलब ये है कि सेम टू सेम बिहेवियर को फॉलो करना, ठीक है। समाज में, समाज के अकॉर्डिंग, यानी समाज, अब बच्चे के लिए समाज क्या होगा, उसकी फैमिली या उसके आसपास जो उसके ग्रुप मेंबर्स हैं, जो उसके साथ खेलने वाले जो लोग हैं, स्कूल में जो बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी वो बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बंडूरा ने स्पेशली सामाजिक अधिगम, प्रक्षेपणात्मक अधिगम, इन दोनों के बारे में बताया है, ठीक है। अभी बंडूरा ने क्या किया, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको एक बुक में दिखा रहा हूँ कि किस तरह का ये एक्सपेरिमेंट है। एक मिनट, ये बुक मेरे सामने रखी है, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम देखो। इसमें एक बच्चा क्या कर रहा है, ये बेबो डॉल है, इसको मार रहा है थोड़े से, और इसको मारते ही वापस अपनी जगह पे वापस आ जाता है, ठीक है। तो इसने किया क्या कि बच्चों को 5 मिनट की एक फिल्म दिखाई, ठीक है। कुछ ग्रुप में बच्चे लिए उसने, और उन बच्चों को 5 मिनट के लिए एक फिल्म दिखाई। इस फिल्म के एक कमरे में बहुत सारे खिलौने थे, उनमें से एक खिलौना, ये जो बेबो डॉल आपको दिख रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बेबो डॉल जो था, एक लड़का कमरे में एंट्री करता है, ठीक है, और जितने भी खिलौने रखे उनको तोड़ फोड़ करने की कोशिश करता है वो, ठीक है। अब खिलौनों के प्रति एकदम से वो आक्रामक जो हो रहा है, इसके बाद 3 अलग अलग रूपों में क्या हुआ, 3 फिल्में और तैयार की गई, जिसमें पहले एक फिल्म में बच्चों के समूह ने देखा कि जिस बच्चे ने आक्रामक व्यवहार किया था, यानी इस बेबो डॉल को अच्छा मारा था, ठीक है, उसको पुरस्कार दिया गया, उसको इनाम दिया गया, ठीक है। और एक प्रौढ़ व्यक्ति ने क्या किया, प्रौढ़ का मतलब यहाँ पे ये आप ये मान सकते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की, उसकी बहुत बड़ी बड़ाई की, तो बच्चे को बड़ाई भी मिली इस आक्रामक व्यवहार कारण, और उसको इनाम भी दिया गया, ठीक है। दूसरी जो फिल्म थी उसमें बच्चों के समूह ने क्या देखा कि जो लड़के जो थे उनके आक्रामक व्यवहार जो था, यानी जिस लड़के ने उस बेबी डॉल को मारा था उसके लिए उसको दंड दिया गया, ये सेकंड स्टेज में था। और तीसरी जो फिल्म थी उसमें बच्चों के जो थर्ड जो ग्रुप था, तीसरा जो समूह था, उसमें देखा कि लड़कों को न तो पुरस्कार मिला है और न ही उसको दंड मिला है। ये 3 चीज़ें, ये 3 स्टेज में 3 फिल्में 3 ग्रुप को दिखाई गई अलग अलग तरीके से। अब फिल्में देख लेने के बाद सब बच्चों ने अलग अलग उनको बैठाएगा और उनसे खिलौनों को
वैसे ही खिलौने दिए गए जो उस लड़के को दिए गए थे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सबसे पहले ये देखा था कि वो बच्चा उस खिलौने को जो मार रहा था जोर जोर से, उसको तोड़फोड़ कर रहा था, उसको इनाम दिया गया, तो उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया। सेकंड स्टेज में उन बच्चों ने देखा कि जब उस लड़के ने उसको मारा था तो उसको सज़ा मिली थी, तो उन्होंने उनको मारा ही नहीं सेकंड स्टेज के अंदर। ठीक है, अब सबसे कम आक्रामकता किसने दिखाई? उन बच्चों ने दिखाई जिन्होंने फिल्म में आक्रामक व्यवहार को दंडित होते हुए देखा था। यानी बच्चों को सबसे कम आक्रामकता वाला व्यवहार वहाँ पे शो करना था। क्यों? क्योंकि देखकर भाई ये पता था कि इस लड़के ने इन खिलौनों को तोड़ा है और उस खिलौने को तोड़ने पर उनको सज़ा मिली है, तो सज़ा मिलने के उन्होंने अपना जो व्यवहार था उस लड़के वाला जैसा व्यवहार शो नहीं किया, या किया तो बहुत ही कम किया, क्योंकि उनको ये पता था अगर तुम भी ऐसा ही करोगे तो तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। फाइन, तो यहाँ प्रक्षेपणात्मक अधिगम कैसे हुआ या प्रेक्षणात्मक अधिगम हुआ कैसे? क्योंकि बच्चों ने क्योंकि बच्चों के अंदर क्या होता है, नकल करके सीखते हैं, यानी अनुकरण फॉलो करेंगे, और अनुकरण करने पर उनको अगर देखो हम अच्छा व्यवहार करते हैं, बच्चा अच्छा व्यवहार करेंगे, हमारा कोई व्यवहार गलत होता है, हमें सज़ा मिलती है, बच्चे भी इसी से सीखेंगे कि बच्चे भी वैसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है गलत व्यवहार करने पर सज़ा दी जाती है। तो बच्चे में सबसे ज़्यादा अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, और ये अनुकरण की प्रवृत्ति बचपन से ही विकसित हो जाती है और धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाती है। कई बार आपने स्कूलों में या फिर कहीं बाहर ये स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि भी जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं। यानी ये स्टेटमेंट क्यों कही गई है? क्योंकि बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन या फिर ग्रुप मेंबर्स या अपने फ्रेंड सर्कल को ज़रूर फॉलो करते हैं। तो अब ये देखो प्रॉब्लम पता क्या? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, या फिर मैं टीचर की बात करूँ, टीचर ऐसे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर सीखेंगे। मान लो मैंने एक बच्चे से पूछा कि एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें ये जो एक रेखा है इसकी मैंने उनको बता दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, और जब एक बच्चे ने इसका आंसर निकाल दिया और उसको मैंने एक चॉकलेट दी, ठीक है, अब दूसरे बच्चे से मैंने पूछा और उसने भी कोशिश की और उसका आंसर इसको नहीं निकला, तो मैंने यहाँ पे उस बच्चे को दंड दिया। अब दंड देना, अब मैंने किस रूप में दंड दिया? वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अब तीसरे बच्चे से मैंने पूछा तो उसने, जब उसको आता भी नहीं था, तो उसने गलत करने की बजाय मेरे को कहा कि सर मुझे नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों का व्यवहार यहाँ पे शो कर चुका था कि गलत अगर उसने किया है तो उसको दंड मिली है, उसको सज़ा मिला है, तो उसने गलत बताने के बजाय डायरेक्टली मना कर दिया। फाइन, तो इस तरह बच्चे ने पहले वो चीज़ें देख ली थी कि भाई गलत करने पर अगर हमें दंड मिलता है तो वो उसको पहले ही मना कर देता है। ठीक है, तो आप इस तरह किसी भी चीज़ को ऐसे सीख सकते हैं, क्योंकि आसपास ही सारी चीज़ें मौजूद होती हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये कंप्लीटली थ्योरी दी थी बंडूरा ने। अब ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कैसे इस थ्योरी का शिक्षा जगत में इसका हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले बात तो पर्सनैलिटी का टॉपिक मैं आगे आपको करवाऊंगा। व्यक्तित्व का निर्माण, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये थ्योरी सबसे ज़्यादा काम आती है। क्यों? एक बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे बनती है? एक बच्चे की पर्सनैलिटी बनेगी उसने जो चीज़ें सामने देखी हैं, जो चीज़ें उसने अपने शिक्षक से सीखी हैं, या टीचर को उसने वैसा करते हुए देखा होगा, या अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा होगा, तो ऐसे उनके पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इस थ्योरी ने ऐसा कहा। सेकंड चीज़, जो बच्चे अबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं उन बच्चों का बिहेवियर अबनॉर्मल से नॉर्मल करने में ये थ्योरी काम आती है। ठीक है, यानी अबनॉर्मल बिहेवियर से नॉर्मल बिहेवियर करने में यही थ्योरी हमारी काम में आएगी। फाइन। नंबर 3, हमें ध्यान क्या रखना है, एक जो टीचर होता है इस टीचर को एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करना, एग्रेसिव बिहेवियर शो नहीं करना टीचर को। क्यों? क्योंकि अगर टीचर एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा तो बच्चा यहाँ पे डर जाएगा और वो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, कुछ पर्टिकुलर स्किल्स होती हैं, जैसे मान लो स्विमिंग होगी, या फिर बाइक चलाना होगा, या फिर सर्जरी का काम, रिपेयरिंग का काम करना। ये सारी की सारी चीज़ें हम अनुकरण के द्वारा ही बच्चे को सिखाते हैं, यानी बच्चे देख कर ही सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो जो दूसरी जो थ्योरी आती है बंडूरा की, वो स्पेशली थ्योरी इसी पे लागू होती है, यानी इन्हीं क्रियाओं में अंतर्गत वो लागू होती है। तो ये दूसरी थ्योरी आपकी कंप्लीट हुई एल्बर्ट बंडूरा की। फाइन, ठीक है। अब तीसरी जो थ्योरी आती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी मानता हूँ मैं, अब की बार उसमें से क्वेश्चंस मुझे एक्सपेक्टेड है कि वो पक्का उसमें से क्वेश्चन आएगा। ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी आती है। सिगमंड फ्राइड
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के रहने वाले थे। और फ्राइड ने मन के ऊपर भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं। इन्होंने मन के 3 भाग बताए थे, चेतन, अचेतन, अर्चेतन। और आपने ईड, ईगो एंड सुपर ईगो का कंसेप्ट सुना ही होगा। ये भी मैं आपको एक दिन करवाऊंगा, एक छोटा सा है ये। ईड, ईगो, सुपर ईगो में क्या क्या फ़र्क है, किस तरह ये काम करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो सिगमंड फ्राइड है, ये आपने मनोविश्लेषणवाद, साइकोएनालिटिकल थ्योरी के बारे में सुना होगा कि किस तरह हम मन का विश्लेषण करते हैं, कि हमारे मन के अंदर क्या चला हुआ है, कौन कौन सी भावनाएं, कौन कौन सी इमोशंस या संवेग हमारे मन के अंदर उठते हैं। ये वाली चीज़ें इस थ्योरी के अंतर्गत आती हैं। बट फिलहाल मैं आपको यहाँ पे जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो है वो वाली थ्योरी बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी बार क्वेश्चन वो एग्जामिनर होगा वो यहाँ से पक्का डालेगा। साइकोसोशल जो सेक्सुअल जो थ्योरी है, इसमें एक्चुअल में स्टेज हैं, वो स्टेज आपको सबसे पहले याद रखनी है, ठीक है। ये पर्सनैलिटी वाली थ्योरी के अंतर्गत ही आप इसको शामिल कर सकते हो। इसको हिंदी में इसको हम बोलते हैं मनोलैंगिक विकास की थ्योरी, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों इसका वर्जन आपको याद होना चाहिए। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत या साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट जो थ्योरी आती है वो किसने दी है? सिगमंड फ्राइड ने दी है। इसमें सिगमंड फ्राइड ने टोटल 5 स्टेज बताई हैं। ये 5 के 5 स्टेज आपको नाम याद होनी चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सबसे पहली जो स्टेज है उसको फ्राइड ने बोला है मुखावस्था। मुझे आज अभी इनके डायग्राम नहीं मिले, अदरवाइज मैं डायग्राम के थ्रू पढ़ाता आपको, वो चीज़ें याद हो जाती है, बट फिर भी मैं बाद में इसको पोस्ट करूँगा डायग्राम को। सबसे पहली स्टेज है ओरल स्टेज, इसको आपने मुखावस्था का नाम दिया है। दूसरी जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं गुदावस्था, एनल स्टेज इसको आप बोल सकते हैं, एनल स्टेज, फाइन। तीसरी जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं लिंग प्रधानावस्था, इसको हम फेलिक स्टेज बोलते हैं, PHALLIC, फेलिक स्टेज, ठीक है। ये नाम याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4 जो है उसको अव्यक्त अवस्था बोला गया है, अव्यक्त अवस्था, इसको आप लेटेंसी स्टेज बोलते हैं, लेटेंसी स्टेज। और जो नंबर 5 और सबसे लास्ट है वो आती है जननेंद्रिय अवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इसको, जेनिटल स्टेज हम इसको बोलते हैं, GENITAL, जेनिटल स्टेज। तो इस तरह ये 500 जो स्टेज हैं ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की थ्योरी के अंतर्गत। सबसे पहली है मुखावस्था जिसको ओरल स्टेज बोला गया है, फिर है गुदावस्था जिसको एनल स्टेज बोला गया है, तीसरी है लिंग प्रधानावस्था जिसको फेलिक स्टेज बोला गया है, चौथी है अव्यक्त अवस्था जिसको लेटेंसी बोला गया है, और लास्ट है जननेंद्रिय अवस्था यानी जिसको जेनिटल बोला गया है। मैं एक एक आपको करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इनको एक एक उठा के चल रहा हूँ। मिटा दूँ इसको, वैसे तो कोशिश करूँगा आज ये सेशन पूरा होने के बाद मैं आपको एक पेज डालूँ, उस पेज पे ये सारी स्टेजेस लिखी होंगी, नाम तो एटलीस्ट इनके लिखूंगा, वो पोस्ट कर दूंगा। बाकी फिलहाल आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना इस वीडियो में से। तो ये स्टेजेस के नाम याद रखने जरूरी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाएंगे पेपर में, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसमें से क्वेश्चन पूछा था और अब की बार भी एक्सपेक्टेड है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है, सबसे पहली स्टेज का नाम क्या है? मुखावस्था, इसको ओरल स्टेज का नाम दिया गया है। तो देखो ओरल स्टेज, आप मैं हमेशा बच्चों के ऊपर को फॉलो भी करता हूँ, ऑब्जर्व भी करता रहता हूँ। सारे के सारे जो थ्योरीज आई हैं वो इन्हीं बच्चों पे भी लागू भी होती है। अपने आसपास के जो छोटे बच्चे रहते हैं आप उनको ध्यान से देखना, ये सारी स्टेजेस उन पे भी लागू होती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो स्टेज है उसको हमने ओरल या मुखावस्था की स्टेज बोला है। ये करीब करीब जन्म से लेके 1 साल तक की स्टेज मानी जाती है, ठीक है। सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है, ओरल जो स्टेज आती है वो जन्म से लेके 1 वर्ष तक की स्टेज कहलाएगी। सेकेंड चीज यहाँ पे जो मेन जो इस स्टेज में जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो क्या है? एरोजीनस जो जोन होता है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। मैं आपको लिख देता हूँ, ये आप उतार लीजिएगा, एरोजीनियस जोन एक्टिव रहता है बच्चे का। यहाँ पर एरोजीनियस जोन एक तरह से आप इसको कामुकता क्षेत्र बोल सकते हैं, यानी बच्चा जो भी अपने मुंह के द्वारा जितनी भी क्रियाएं करता है, जैसे अंगूठा चूसना, निगलना, दांतों के नीचे कोई चीज़ों को दबाना, वो सारी की सारी चीज़ें इसी स्टेज के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो बच्चे को सुख मिलता है कैसे? एरोजेनस जोन के अंतर्गत वो क्रियाएं जो करेगा, यानी मुंह में अंगूठा चूसना, ठीक है, दांतों के नीचे कोई चीज़ों को दबाना, इन सब से उसको यहाँ पे खुशी मिलती है एक तरह से। और ओरल जो स्टिमुलेशन है वो यहाँ पर 2 तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं, इनको आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर बात करता हूँ कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया, ये क्यों होता है ऐसा, या इसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओरल स्टेज के अंतर्गत 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या? यहाँ पर 2 तरह की पर्सनैलिटी डेवलप होती हैं। उन 2 तरह की पर्सनैलिटी में आपको, और मैं लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें, ओरल पैसिव पर्सनैलिटी,
जो दो तरह की पर्सनैलिटी विकसित हुई हैं, ओरल पैसिव और ओरल एग्रेसिव पर्सनैलिटी। ओरल पैसिव एंड ओरल एग्रेसिव पर्सनैलिटी, ये दो पर्सनैलिटी डेवलप होती हैं पहली स्टेज के अंतर्गत, ओरल पैसिव एंड ओरल एग्रेसिव। जो ओरल पैसिव जो है, देखो नाम से पता चल रहा होगा आपको, एक तो होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। पैसिव में यहाँ पे बच्चा या जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कैंडिडेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक तरह से पैसिमिस्ट होगा, यानी निराशावादी होगा, आशावादी, सॉरी यहाँ पे आशावादी होता है, क्योंकि उन्हें दूसरे व्यक्तियों पर ज़्यादा विश्वास होता है एक तरह से, ठीक है। एक तो निष्क्रियता होगी इसमें, दूसरा फिर दूसरों के ऊपर जो डिपेंडेंसीज होती है वो सबसे बड़ा फैक्टर पाया जाता है, क्योंकि देखो पहली स्टेज के अंदर बच्चा अपने पेरेंट्स पे, अपनी माँ पे डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंसी हुई इसके अंदर, ठीक है। इसको ओरल पैसिव स्टेज क्यों बोला गया है, क्योंकि बच्चा निष्क्रिय है। निष्क्रिय क्यों है, क्योंकि वो अपना काम खुद नहीं कर सकता, वो डिपेंड कर रहा है अपनी माँ के ऊपर, तो ये वाली आती है ओरल पैसिव स्टेज, ठीक है। जबकि ओरल एग्रेसिव स्टेज के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति मान लो उसको कोई पर्टिकुलर नीड है, कोई अपनी आवश्यकता है, उस अपनी आवश्यकता के लिए वो क्या करेगा, दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाता है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को हम एक तरह से सैडिस्टिक जो एक्टिविटीज होती है उनके अंतर्गत शामिल करते हैं, सैडिस्टिक। ये दो तरह की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है यहाँ पे, एक तो ओरल पैसिव, इसको आप निष्क्रिय व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है एक तरह से अनुवर्ती आक्रामक व्यक्ति, अग्रेसिव जो व्यक्ति होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार छोटे बच्चे क्या करते हैं, जिद करते हैं, और वो जिद इतनी, अब 0 से 1 साल के बच्चे में जिद को आप कैसे पहचानोगे, देखो बच्चे से आप कोई चीज़ छीनते हो तो वो जोर से चिल्लाता है, वहाँ पे आपको यहाँ पे एग्रेसिव वाला बिहेवियर शो हो जाता है, ठीक है। और एक बच्चा जिसको आप जैसा बोलो वो वैसा ही करता है, छोटे से बच्चे में भी उसकी माँ उसको पहचान लेती है वो कैसा काम कर रहा है, तो ये पैसिव वाली स्टेज कहलाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्टेज है ओरल स्टेज है, उसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, 0 से 1 वर्ष की स्टेज होती है, और एरोजेनस जोन के अंतर्गत सारा काम होता है। इसको एरोजेनस जोन को कामुकता क्षेत्र बोलते हैं, ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसमें, ठीक है। इसमें दो तरह की पर्सनालिटी डेवलप होती हैं, ओरल पैसिव पर्सनालिटी एंड ओरल एग्रेसिव पर्सनालिटी, ये आपको पहली स्टेज के अंतर्गत याद रखना है। फाइन, हो गया इतना। चलो अब सबसे दूसरी स्टेज की बात मैं करता हूँ। दूसरी स्टेज क्या कहलाती है आपकी, दूसरी स्टेज गुदावस्था, जिसको हमने नाम दिया था, इसको आपने बोला है एनल स्टेज, एनल स्टेज यानी कि गुदावस्था। ये जो एनल स्टेज है, ये जैसे ही वो 1 वर्ष की अवस्था खत्म हुई तो लगभग 1 से 3 वर्ष की अवस्था हम इसको मानते हैं। कई बार ये 2 से 3 भी आपको बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है ये 1 से 3 वर्ष की अवस्था इसके बीच में होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम एरोजोनस जो जोन है उसकी मैं बात करूँ तो वो एरोजोनस जोन है वो मुख से हटकर गुदा की ओर चला जाता है, यानी वो एनल की ओर ट्रांसफर हो जाता है, एरोजोनस जोन कामुकता क्षेत्र, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। वो एरोजोनस जोन में जो सबसे पहले ओरल स्टेज के अंतर्गत बच्चे ने मुंह से सारी एक्टिविटीज़ की थी, अब वो एनल रीजन में चली जाती हैं, यानी बच्चे मलमूत्र त्यागने से आनंद ग्रहण करते हैं एक तरह से, इसमें आपको ये याद रखना है, ठीक है। मेन चीज़ इसमें यह है कि यहाँ पर जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब वो चेंजेस जो हैं, वो चेंजेस किस तरह के चेंजेस हैं, वो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो नेगेटिव चेंजेस हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और वो 1 से 3 साल के बच्चे में आप कैसे पहचानोगे, अगर बच्चे की क्रियाएं एक तरह से मान लो क्रूअल्टी टाइप में है, डिस्ट्रक्टिवनेस में है, या हॉस्टिलिटी है, या फिर क्रमहीनता है, उसमें डिसऑर्डर नहीं है किसी भी तरह का उनकी क्रियाओं के अंदर, तो आप पहचान जाना कि वो इस मुख स्टेज से लेके वो गुदा स्टेज के अंदर ट्रांसफर हो चुका है, उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें उनके जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे पहचान हो जाती है कि वो किस स्टेज के अंदर चला गया है। ये वाली ही चीज़ें बस इसमें आपको याद रखनी है। वैसे तो इसमें एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, बट आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि एनल स्टेज 1 से 3 वर्ष की होती है, और इसमें बच्चा जो मलमूत्र त्यागता है उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। बस यही चीज़ें आपके लिए याद रखने लायक है। फाइन। नंबर तीसरी स्टेज कौन सी है, तीसरी स्टेज आपकी कौन सी थी, फेलिक स्टेज, जिसको आपने लिंग प्रधानावस्था बोला था, फेलिक स्टेज, फेलिक स्टेज ये वाली स्टेज है नंबर तीसरी। जो फेलिक स्टेज होती है ये 4 से बच्चे की लाइफ का 4 से 5 साल का जो स्टेज होती है उसको हम फेलिक स्टेज बोलेंगे, ठीक है। इसमें जो कामुकता जो क्षेत्र होता है, एरोजेनस जो जोन आपने कहा है, वो एक तरह से जेनिटल होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, जेनिटल कैसे, आपने जैसे लड़के और लड़कियां जब धीरे धीरे डेवलप होते हैं, वो शारीरिक वृद्धि उनके अंतर्गत होती है। तो यहाँ लड़कों और लड़कियों में 2 ग्रंथियों का विकास होता है, एक मातृ मनोग्रंथि कहलाती है और एक पितृ मनोग्रंथि कहलाती है। एक तो आपने नाम सुना होगा ओइडिपस,
और एक इलेक्ट्रा। ये दो ग्रंथियां बच्चे के अंदर विकसित हो जाती हैं। जो ओडिपस जो ग्रंथि है वो लड़के के अंदर विकसित होती है, वो अपनी माँ के प्रति आकर्षण दिखाता है, और लड़कियों के अंदर जो इलेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स है या इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है वो विकसित हो जाती है। इससे वो अपने पिता के प्रति अपनी रुचि जाहिर करती हैं। ठीक है, मेनली आपको यहाँ क्या ध्यान देना है कि इस स्टेज के अंदर लड़के और लड़की के अंदर कुछ एंग्जाइटी डेवलप हो जाती हैं, कुछ चिंताएं विकसित हो जाती हैं। आप चिंताओं को ऐसे बोल सकते हैं कि भाई एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और ये फ्राइड ने इसी बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेनली इसके अंदर जो अलग अलग तरह की जो क्रियाएं आती हैं वो डिपेंड करता है कि लड़के और लड़की किस तरह की एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। जैसे लड़के होते हैं वो लड़कियों वाली एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेंगे, और जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों वाले जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। तो आपको इसमें बस यही ध्यान रखना है। जेनिटल स्टेज होती है ये 4 से 5, यानी लिंग प्रधानावस्था इसको हम मानते हैं। तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है इस स्टेज के अंदर। ठीक है, तो ये थी आपकी तीसरी स्टेज। नंबर 4 जो स्टेज आती है वो कौन सी है? अव्यक्त अवस्था यानी लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज, ये स्टेज 6 या 7 वर्ष की अवस्था के अंदर विकसित मानते हैं हम इसको। टोटल 6 to 7 ईयर्स के अंदर ये स्टेज डेवलप हो जाती है। कौन सी? लेटेंसी स्टेज। ठीक है, इसमें कंप्लीटली आप ये मानो कि 12 वर्ष तक ये स्टेज कंटिन्यू चलती चली जाती है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कोई एक एरिया डेवलप नहीं होता। हम ये मान सकते हैं कि जितनी भी जो सेक्सुअल विशेष जो भी हैं जो डोरमेंट स्टेज में होती हैं वो एक्चुअल में यहाँ पे एकदम से बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं। या फिर मैं इनको ऐसे बोलूँ कि जो सेक्सुअल जो बच्चे की विशेष जो होती हैं, जो इच्छाएं जो होती हैं, उनका सब्लिमेशन हो जाता है। ठीक है, यानी आप वो क्या करते हैं, इसमें बच्चा किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, वो अपने अंदर ही अंदर उन चीज़ों को सोच रखता है। अभी देखो मैं उसी कंसेप्ट पे लेके आऊँगा, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो वाले। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है बस। ये स्टेज उसी से जुड़ी है क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने इनके बारे में बताया था। ठीक है, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो लेटेंसी जो पीरियड है वो 6 से 7 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट होता है और लगभग 12 वर्ष की आयु तक ये चलता रहता है। इसमें कंप्लीटली जो होता है वो हाँ सेक्सुअल विशेष जो होती हैं वो उन्हीं पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। जो लास्ट स्टेज इसकी आता है वो है आपकी जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज, ये डीजे फिर शुरू हो गया भाई। जेनिटल जो स्टेज है ये 13 वर्ष की आयु, क्योंकि वो इससे पहले वाली जो थी जो लेटेंसी स्टेज थी वो 12 वर्ष तक चली थी, ये 13 वर्ष से स्टार्टिंग हो जाती है और लगभग ये किशोरावस्था तक चलती जाती है और प्रौढ़ावस्था भी कई बार इसमें हम शामिल कर लेते हैं। तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि जो जेनिटल जो स्टेज आती है उसमें हम देखो यहाँ पे जो ग्लैंडुलर जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रंथीय विकास जो होता है उस पर जोर रहता है क्योंकि फिजिकल चेंज बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे आपने ओडिपस और जो दूसरी ग्रंथि की बात की थी वो फेलिक स्टेज में हम बात कर रहे थे। फेलिक स्टेज में हमने कहा था विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। फेलिक स्टेज से जब हम जेनिटल स्टेज में पहुंचते हैं, वैसे फेलिक के बाद में लेटेंसी आती है, लेटेंसी के बाद जेनिटल स्टेज आती है, लेकिन फेलिक में और जेनिटल स्टेज में यही फर्क होता है। यहाँ पर तो फेलिक के अंदर तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, जबकि जेनिटल स्टेज में हम सेम लिंग के प्रति आकर्षण दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि लड़के लड़कों के साथ में ही और लड़कियां लड़कियों के साथ में ही पीयर ग्रुप में रहना पसंद करती हैं जेनिटल स्टेज के अंतर्गत। यहाँ पे इसको जो फ्राइड है उसने होमोसेक्सुअलिटी का नाम दिया है, यानी समलैंगिकता, यानी समान लिंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनके साथ ही वो अटैच हो जाते हैं। यानी बच्चे अपने ही जैसे जो गुण जिन बच्चों के होते हैं उनके साथ में अपना ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं एक स्टेज के अंतर्गत। ठीक है, तो कम्प्लीटली जो फ्राइड था उसने ये 5 स्टेज बताई थी साइको सेक्सुअल अपनी इस डेवलपमेंट थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। देखो ईड, ईगो एंड सुपर ईगो है क्या, ये एक्चुअल में स्टेज है। ठीक है, ईड के अंदर यानी कि इदम, इसको हिंदी में बोलते हैं हम इदम, अहम और परम अहम, ये 3 नाम दिए गए इसको। ईड के अंदर हमारी सारी इच्छाएं आती हैं, हर तरह की इच्छाएं इसके अंतर्गत शामिल होंगी इदम के अंतर्गत। ठीक है, जबकि ईगो के अंदर देखो नाम तो इसका अहम है, ईगो है, लेकिन इस ईगो का मतलब कोई घमंड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको बाद में बताऊंगा, छोड़ रहा हूँ उसको, क्यों छोड़ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। सुपर ईगो है, इसको हम परम अहम बोलते हैं, यानी हमारे व्यक्तित्व या हमारे जीवन का पूर्ण रूप से नैतिक पक्ष ही कहलाता है आपका सुपर ईगो, यानी कंप्लीटली मोरालिटी जो होती है वो इसके अंदर होती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इच्छाएं होंगी हमारी, हर तरह की इच्छाएं, चेतन अचेतन अचेतन मन में दबी हुई सारी तरह की इच्छाएं हम इसमें शामिल करते हैं
ईड के अंदर, ठीक है। अब बात आती है ईगो की। ईगो के अंतर्गत एक्चुअल में डिसीजन लेने वाली चीज़ आती है कि किस स्टेज में हम जाएं, यहाँ जाएं या फिर यहाँ जाएं, यानी वो डिसीजन लेना कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। देखो यहाँ पे अगर मान लो कोई आप किसी पॉइंट पे खड़े हो, यहाँ पे आपको सही चीज़ें नज़र आ रही है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे नज़र, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। मान लो फिर करियर की मैं बात करूँ, करियर में कई बार आपके सामने ऐसा मोड आया होगा कि आपको पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप कन्फ्यूज से रहते हो। तो वो वाली जो स्टेज है जब आप एक बॉर्डर लाइन पे खड़े रहते हैं और आपको डिसीजन लेना नहीं आता, आपको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, वो वाली स्टेज गलत है आपकी ईगो की स्टेज, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। ये सिगमंड फ्राइड ने बताई है, ठीक है। तो ये जो तीनों की तीनों स्टेजेस हैं, जैसे अभी जो मैं आपकी बात कर रहा था, लेटेंसी वाली जो बात कर रहा था, जेनिटल स्टेज की जो बात कर रहा था, वो आपकी ईड यानी ईदम से जुड़ी हुई हैं। ये पूरा कंसेप्ट मैं पर्सनैलिटी की जो थ्योरीज हैं जब वो करवाऊंगा तब भी मैं आपको इन पूरे के पूरे थ्योरीज को कंप्लीट करवाऊंगा। बट एज ऑफ नाउ आप इनको ऐसा ही सीखिए कि ये तीनों हमारे मन के एक तरह से पार्ट होते हैं, ठीक है, या इनको आप अच्छे से ऐसे सीख सकते हो।